नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे आई विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 5 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया था। ओके, 2 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। ठीक है, तो गलतियाँ होती हैं, उनको हमें ठीक करना होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स क्या होती हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट निपटाते हैं। एरर को लोकेट करने का क्या तरीका होगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है। ओके, चलिए शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो एरर देखो 2 तरीके की होती हैं, एक क्लरिकल एरर हो जाती है, दूसरा प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक एरर हो जाती है। 2 तरीके की एरर होती हैं। देखो, हमने इस चैप्टर में पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ा, क्यों ट्रायल बैलेंस पढ़ा और फिर क्यों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझो। देखो, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो बेसिकली होना क्या चाहिए, डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर डेबिट साइड 100 है तो क्रेडिट साइड भी 100 होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस अगर दोनों साइड मिल गए तो ही हम मानते हैं कि जो हमारी जर्नल में एंट्री हुई है और जर्नल से फिर हमने जो लेजर में पोस्टिंग की है वो सही पोस्टिंग की है। अगर ऐसा नहीं है तो लेजर में कहीं ना कहीं गलती हुई है और नहीं तो जर्नल में कहीं ना कहीं गलती हुई है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस मतलब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब सोचिए यहाँ 100 आता है और अगर यहाँ 80 आ जाता है, से यहाँ 100 रुपये, यहाँ 80 रुपये, इसका मतलब हुआ कि हमारी क्रेडिट साइड में कहीं ना कहीं हमसे 20 रुपये की कोई एंट्री मिस हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, सो दिस इज एन एरर। ये एक गलती है, गलती होती है, इंसानों से गलती होती है। कई बार क्या होता है, हमें अकाउंट नंबर डालने में 16 डिजिट का अकाउंट नंबर 1 डिजिट गलत डाल दी, दूसरी जगह पैसा चला जाता है। वी ऑल फेस दैट, इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें एरर सीखना है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाया तो गलती हो गई हमसे, पता चला गलती हुई है, तो गलती कैसे पता करेंगे और पता करने के बाद में उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो गलती जनरली पता करने में क्या है, आप पढ़ोगे, ढूंढोगे कि हाँ एक एक एंट्री चेक करोगे, पता चला हाँ ये वाली एंट्री होनी थी लेकिन हमने करी ही नहीं। जब एरर पता चल गई उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एरर को करेक्ट कैसे करेंगे, उसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो पहले एरर हमने देखी 2 तरीके की होती है भाई। मिस्टेक हमसे 2 तरीके होते हैं। क्लरिकल एरर, कुछ लिखने में गलती हो गई, हमें 260 रुपये लिखना था, हमने 620 रुपये लिख दिया। हमें 6200 रुपये लिखना था, हमने सिर्फ 62 रुपये लिख दिया, काइंड ऑफ दैट। या हमें जो है मान लो राम लिखना था, हमने राजू लिख दिया या राजा लिख दिया। कुछ इस तरीके की मिस्टेक्स आर पॉसिबल, तो उन्हें क्लरिकल एरर कहते हैं। प्रिंसिपल एरर क्या होती है, सिद्धांत की एरर, मतलब हमको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, इसकी वजह से हमसे गलती हो गई। अकाउंटिंग नॉलेज क्या नहीं थी, जैसे मान लो कि अगर जो है मान लो प्रोपराइटर है, जिसकी फर्म है, वो 10,000 रुपये अपने लिए निकालता है, 10,000 रुपये उसने विड्रॉ किए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट से पैसे निकाल, मतलब ड्राइंग्स जो है डेबिट की जाती है, ड्राइंग अकाउंट यूज होता है। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि अगर पर्सनल यूज के लिए जो है प्रोपराइटर पैसा निकाले तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जो है ऑफिस एक्सपेंस मान लिया कि नहीं ये तो ऑफिस का ही खर्चा है। या प्रोपराइटर ने क्या किया कि उसकी मान लो जूतों की दुकान है, ठीक है, उसकी जूतों की फर्म है, एक जो है एक जूता अपने परिवार के, एक अपने बेटे के लिए उठा ले गया, वो है उसी की दुकान। तो अब बिजनेस को ये लगता है कि अरे भाई मालिक यही है और उठा के ले गए जूते, तो पर्सनल काम आएगा, क्या दिक्कत है, हम इसको क्यों लिखें। ऐसा नहीं होता है ना। तो आपका सिद्धांत गलत हो गया यहाँ पर, आपकी प्रिंसिपल गलत हो गई। मतलब ऐसा नहीं है, अगर जूता बिजनेस से ले गया, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस करी चैप्टर नंबर 2 में। तो वही अगर आपको सिद्धांत में प्रॉब्लम हो गई, या जैसे मान लो कोई चीज़ रिपेयर करवाई, तो उसे रिपेयर अकाउंट में चढ़ाना चाहिए था, हमने चढ़ा दिया कहाँ पे, उठा करके मान लो बिल्डिंग अकाउंट में चढ़ा दिया। कुछ इस तरीके की गलती कर दी तो उन्हें सिद्धांतिक एरर फ्रेंड्स हम कह देते हैं। ठीक है, तो यही है क्लरिकल एरर और प्रिंसिपल एरर। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। अब क्लरिकल एरर भी जो है फ्रेंड्स 3 तरीके की होती हैं। क्लरिकल एरर को फर्दर हमने डिवाइड किया है 3 तरीके की, थोड़ा समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छा लेक्चर है ये, अपने आप में मजा आएगा। दीज एरर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। इन्हें हम 3 तरीके के एरर बोलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, कोई चीज़ ओमिट हो गई, ध्यान से उतर गई। ठीक है, ओमिट करना मतलब ध्यान से उतर गई, मेरे दिमाग से ही उतर गई। जैसे मैंने अपने एक एम्प्लॉय को 1,000 रुपये सैलरी दे दी। ठीक है, कितनी सैलरी दे दी उसको, 1,000 रुपये सैलरी दे दी, लेकिन रजिस्टर में चढ़ाना ही भूल गया। तो ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, मेरे दिमाग से ही उतर गई। भाई 1,000 रुपये उसको दे दिए लेकिन भूल गया। या तुमने अपने दोस्त को 1,000 रुपये उधार दे दिए, फिर भूल ही गए कि 6 साल बाद याद आ रहा है कभी कभी यार 1,000 रुपये उसको दिए थे, लौटाए कि नहीं लौटाए। तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। यू मिस इट, मतलब आप कंप्लीटली मिस कर जाते हैं, भूल ही जाते हैं। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन अभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए मैं बताता चल रहा हूँ आपको। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि भाई कमीशन शब्द का लिटरल मीनिंग नहीं है, गलत अमाउंट या गलत साइड में एंट्री कर देना होता है। एरर ऑफ कमीशन मतलब
गलत अमाउंट की एंट्री, आपने 500 रुपये रेंट दिया था और एंट्री 5,000 रुपये की कर दी, ठीक है, 5,000 रुपये की कर दी, तो इसे हम एरर ऑफ कमीशन बोल देते हैं। ओके, आपने 220 मतलब मान लीजिए 240 रुपये की जो है कोई पेमेंट करी और उसमें उल्टा लिख दिया, चढ़ाते समय गलती हो गई, 420 लिख दिया मैंने, ठीक है आपने, ठीक है, तो रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब है हमें कोई एंट्री करनी थी 1,000 रुपये की डेबिट साइड में, लेकिन हमसे मिस्टेक से वो एंट्री क्रेडिट साइड में 1,000 रुपये की हुई सेम अमाउंट की, लेकिन गलत साइड हो गई, या अमाउंट भी गलत हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि हमें 600 रुपये दिखाना था किसमें, डेबिट साइड में, लेकिन हमने क्या किया 800 रुपये दिखा दिया क्रेडिट साइड में, अमाउंट भी गलत हो गया और साइड भी गलत हो गई, ठीक है। तो ये सभी एरर जो है आपकी एरर ऑफ कमीशन होती हैं। रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है, या दोनों एक साथ एरर हो जाए, दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एरर ऑफ कमीशन। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर, ऐसी एरर जो दूसरी एरर को कंपनसेट कर दे। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे मान लो 10 किलो सेब है तुम्हारे पास में, ठीक है, और 10 किलो आलू है मान लेते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के तुम्हारे पास टोटल सामान 20 किलो है, ठीक है। तुमने क्या किया, 1 किलो सेब जो है सड़ गए थे तो उसको फेंक दिया, ठीक है, बदले में 1 किलो आलू जो है खरीद कर लाए और उसमें डाल दी थी, जानबूझकर नहीं, ऐसा हुआ कि 1 किलो सेब जो है सड़ा उसको फेंका और 1 किलो आलू ला करके डाल दी। तो पहले शुरू में भी तुम्हारे पास 20 किलो सामान था और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये 9 किलो हुआ और ये 11 किलो हुआ, अभी भी जो है 20 किलो ही सामान है, जबकि हुआ क्या है, सेब घट चुके हैं, आलू बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नहीं 20 किलो सामान पहले भी था, 20 किलो अब भी है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरी एरर को एडजस्ट कर दे, ठीक है। जैसे मान लो हमने डेबिट साइड में कोई एंट्री करी और उसमें 100 रुपये कम दिखाए, मान लेते हैं डेबिट साइड में, तो इधर क्या किया, एक एरर ऐसी करी जो क्रेडिट साइड में भी 100 रुपये कम दिखाए। अब क्या हुआ, जब हम जोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पर भी 600 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 600 रुपये आ रहा है, दोनों मैच कर रहा है, जबकि है एरर, यहाँ पर भी 100 रुपये कम दिखाया है। अब अगर सोचो इधर 100 रुपये की एरर ना हुई होती तो अभी पता चलता है कि यहाँ जो है 700 आ रहा है और यहाँ पर 600 आ रहा है, गड़बड़ हो जाती। लेकिन 600-700 का लफड़ा ही नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने इधर भी एक मिस्टेक सिमिलर अमाउंट की कर दी, जिसकी वजह से ये फिर से 600 हो गया। अब हमको लग रहा है यार एंट्री मैच कर रही है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एरर है। तो ये एरर इस मतलब ये वाली एरर जो ये एरर है ये इसको कंपनसेट कर दे रही है, उसको नलीफाई कर दे रही है, ठीक है। तो वन एरर नलीफाइज अनदर एरर, एक एरर दूसरी एरर को नलीफाई करती है, उसका महत्व खत्म कर देती है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि एरर हुई पड़ी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं, एरर कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, आपने ओमिट कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। जब कोई एरर या तो पूरी तरह से या पार्शियल तौर पर ओमिट कर दी जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बुक ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी एरर को एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ जाइए कि एरर ऑफ ओमिशन मतलब एंट्री ओमिट कर गए हैं, नहीं लिखी है, दो तरीके की ये हो सकती है, पूरी तरह से या फिर कंप्लीटली ओमिट कर गए या पार्शियली ओमिट कर गए, ठीक है। अगर पूरी तरह से ओमिट कर गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और पार्शियली ओमिट कर गए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखो जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनका डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। एक एंट्री थी जिसमें जो है 1,000 रुपये डेबिट साइड में लिखना था और 1,000 रुपये क्रेडिट साइड में, किसी भी एंट्री में 1,000 मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंप्लीटली ओमिट कर दिया, तो ना 1,000 इधर की तरफ लिखा गया और ना 1,000 क्रेडिट की तरफ लिखा गया। अब अगर दोनों नहीं लिखोगे, सोचो पहले से बैलेंस अगर 4,000 रुपये है तो आपने एंट्री पूरी तरह से लिखी ही नहीं, तो ना इधर कोई एंट्री मारी ना इधर कोई एंट्री मारी, तो बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस एकदम मैच करता रहेगा हमेशा, क्योंकि तुमने एंट्री पूरी तरह से ओमिट कर दी है। अगर पूरी तरह से ओमिट करोगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं आता है। मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब एंट्री करी ही नहीं तो मिसमैच की कोई सवाल ही नहीं बनता है। पूरी तरह से एंट्री करोगे ही नहीं तो, है ना। जैसे पहले हमारे मान लो जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, इसमें हमारे पास में 4,000 रुपये का बैलेंस डेबिट में है और 4,000 रुपये का क्रेडिट में है। यहाँ पर कोई एंट्री आप मार ही नहीं रहे हो, क्योंकि पूरी आपने कंप्लीटली या फुल्ली ओमिट मार दिया, उसको भूल ही गए। तो ऐसे में हमारा ट्रायल बैलेंस
4,000 का 4,000 रहेगा। तो अगर कंप्लीटली आप जो है ट्रांजेक्शन को ओमिट करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस को प्रभाव नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर मान लो पार्सली अगर ओमिट करें, एक केस देखते हैं, पार्सली ओमिट हो गई, ठीक है, हमारा बैलेंस है यहाँ पर 4,000 रुपये का और यहाँ पर भी 4,000 रुपये का बैलेंस है, ठीक है, दोनों साइड 4,000 रुपये का था। अब हमने क्या किया, एक एंट्री में डेबिट हो रहा है 1,000 रुपये से और क्रेडिट भी 1,000 रुपये हो रहा है। हमने क्या किया, पार्सली ओमिट किया, डेबिट वाली एंट्री मेंशन कर दी हमने, डेबिट साइड में तो लिख दिया, क्रेडिट साइड का भूल गए। क्यों? क्योंकि हम पार्सली ओमिट कर रहे हैं, गड़बड़ एक लेग में हुई है, दूसरी लेग सही है, तो उसका असर क्या होगा, अब इसका बैलेंस 5,000 रुपये होगा, इसका 4,000 रहेगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अब मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस प्रभावित हो जाएगा। तो जब आप पार्शियल ओमिशन करते हैं, पार्सली ओमिटेड ट्रांजेक्शन जो है प्रभावित करेगी किसको, ट्रायल बैलेंस को, और फुल्ली ओमिटेड ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगी। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। तो जैसे इन्होंने देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से आपने उधारी पर सामान खरीदा, ठीक है। तो अगर आपने मिस्टर ए से सामान पर उधारी पर खरीदा है, सोचो 1,000 रुपये का, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो ध्यान रखना, एरर को पढ़ने के लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, एरर पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 3 आपको जर्नल एंट्री पर्टिकुलरली जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज क्या होता है आपका एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा मान लो 1,000 रुपये से, और टू किससे हमने लिया है उधारी पर, मिस्टर ए से, टू मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट होगा 1,000 रुपये से, ये होना चाहिए था, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 से, टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट 1,000 से। क्यों ये एंट्री क्यों बनी मैं बताता हूँ। आपने अगर गुड्स परचेज किया है मिस्टर ए से 1,000 रुपये के भाई, तो देखो क्या हुआ, परचेज किया है, परचेज बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, कुछ पैसा दोगे तभी तो खरीदोगे, तो परचेज एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम होती है, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट परचेज है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट हो गया। अब नीचे आए मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर चूंकि हमने सामान खरीदा है, तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या है, सामान को देने वाले हैं, तो क्रेडिट द गिवर, मिस्टर ए इज ए गिवर, सो वी विल क्रेडिट इट, ठीक है। तो इनको क्रेडिट कर दिया, जर्नल में अच्छे से समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट और मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। हुआ क्या अब हमसे, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। हम परचेज जर्नल में ही इसको लिखना भूल गए, परचेज जर्नल, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जर्नल में लिखना भूल गए। जर्नल में क्या होता है, दोनों की दोनों एंट्रियों की जर्नल में एंट्री की जाती है, राइट। ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही तो जर्नल की एंट्री है। अगर हम परचेज जर्नल में ही नहीं रिकॉर्ड कर पाए तो पूरी की पूरी एंट्री गायब हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर हम लेजर में मिस करें, अगर हम लेजर में मिस करें तो हो सकता है किसी एक अकाउंट के लेजर में मिस करें, हो सकता है दोनों में कर जाएं, लेकिन अगर जर्नल में लिखना भूल गए तो पूरी एंट्री ही चली गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि हमने एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जान लीजिएगा कि पूरी एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष गायब हैं। इफ़ यू आर, है ना, अगर जर्नल में एंट्री नहीं आई तो इसका मतलब ना तो डेबिट का जिक्र हो रहा है ना क्रेडिट का जिक्र हो रहा है। अब अगर मान लो जर्नल में एंट्री कर दी और उसको लेजर में ले गए, तो हो सकता है कि तुम परचेज वाले लेजर में लिखो, या फिर हो सकता है कि तुम जो है उसे मिस्टर ए के लेजर में लिखो, या हो सकता है दोनों लेजर में लिखो, या हो सकता है दोनों लेजर में ना लिखो, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर जर्नल में ही एंट्री नहीं आई तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम ही गायब है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट था 1,000 से, और जो है मिस्टर ए का अकाउंट 1,000 से क्रेडिट था, ठीक है। तो हमसे क्या हुआ कि परचेज जर्नल में हमने इस एंट्री को मेंशन ही नहीं किया, इसका मतलब ना तो ये अंदर जाएगा ना ये अंदर जाएगा, कुछ परचेज में कोई मतलब जर्नल में कोई एंट्री ही नहीं हुई, बात खत्म हो गई। तो देखो अगर 1,000 की एंट्री नहीं की हमने कहीं पर, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी, नहीं, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित ही नहीं करेगी, क्योंकि एंट्री वहाँ गई ही नहीं, तो फिर ऊंच नीच होने का सवाल ही नहीं बनता। जब एंट्री ही नहीं बनाई तो ऊंच नीच क्या होगा, पहले से जो था वही चला आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरह से ओमिट कर दिया हमने, पूरी तरह से ओमिट कर दिया, ठीक है। इफ द अबव एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल, अब ये बोल रहे हैं कि मान लो कि हमने एंट्री को परचेज जर्नल में मेंशन कर दिया, हम गए और परचेज जर्नल में ये एंट्री बना दी, बट रिमेन्स टू बी पोस्टेड टू द सप्लायर मिस्टर एज अकाउंट, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। तो हमने क्या किया, परचेज जर्नल में तो मेंशन कर दिया, लेकिन हम इसको जो है मिस्टर ए के जो जर्नल अकाउंट है उसमें पोस्ट करना भूल गए। यानी हमने परचेज अकाउंट में तो मेंशन किया, परचेज का लेजर जो था, परचेज अकाउंट का लेजर, देखो चैप्टर नंबर 3 में जर्नल से लेजर कैसे बनता है पूरा दिखाया था। हम क्या करते, यहाँ जाते
परचेज में यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और यहाँ पर देखते कि भाई क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में 1000 रुपये की एंट्री बनाते, और किसकी वजह से हो रहा है, तो टू मिस्टर ए की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ तो हमने परचेज अकाउंट में मेंशन करी, लेकिन जब हम मिस्टर ए के अकाउंट में गए, मिस्टर ए के अकाउंट में भी जाएंगे, यहाँ पर भी डेबिट और यहाँ पर भी क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड में 1000 रुपये की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ये लेजर है, ये जर्नल था, ये लेजर है, ठीक है। 1000 रुपये की एंट्री करी, और उसके बाद में यहाँ पर होना चाहिए बाई किसकी वजह से हो रहा है, बाई परचेज की वजह से हो रहा है, ये लिखना चाहिए था, लेकिन हम ये भूल गए और हमने ये कर दिया। तो क्या हुआ, पूरी तरह से जो है आपने गायब नहीं किया है, एक जगह आपने एंट्री करी है दूसरी जगह की, यानी डेबिट लेग आपने लिखी हुई है, क्रेडिट लेग आपसे मिसिंग है, तो इसे हम पार्शियल जो है ओमिशन कह देते हैं। आई बिलीव एकदम क्लियर हो गया होगा। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अगर कोई एंट्री पूरी तरह से गायब हो गई है तो वो प्रभावित नहीं करेगी ट्रायल बैलेंस को, लेकिन अगर एंट्री कोई ऐसी है जो पार्सली ओमिट हुई है तो वो पक्का ही जो है डिसएग्रीमेंट लाएगी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसी वाले में देखो, जब आपका डेबिट साइड में तो तुमने परचेज वाला 1000 रुपये लिख दिया, लेकिन क्रेडिट साइड में जो है वो 1000 रुपये की एंट्री नहीं आई, किसकी, जो मिस्टर ए वाली थी, तो ऑब्वियसली ये 1000 से बढ़ा हुआ रहेगा और ये जो है 1000 से प्रभावित नहीं हुआ रहेगा, तो इसलिए डिसएग्रीमेंट आएगा ट्रायल बैलेंस का। याद रखिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि यदि जो है पार्शियल ओमिशन हो रहा है किसी एरर में, पार्शियल कोई ट्रांजेक्शन पार्शियली ओमिटेड हो गई है, तो क्या ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा कि डिसएग्री करेगा, क्या करेगा, तो डिसएग्री करेगा। विथ रीजन बताया है आपको कि क्यों डिसएग्री करेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल और कंप्लीट दोनों देख लिया, एरर ऑफ ओमिशन पे आते हैं। तो यहाँ पर है एरर ऑफ कमीशन, व्हेन एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन विथ रॉन्ग अमाउंट आर पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो जब हम गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दें, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट, 500 लिखना था 50 लिख दिया, 500 लिखना था 50,000 लिख दिया, तो वो एरर, या रॉन्ग साइड डेबिट करना था क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट साइड लिख दिया, तो ऐसी एरर को फ्रेंड्स हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल, पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, हमने सही अमाउंट लिखा है लेकिन गलत साइड में, हमें लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, हमने करेक्ट अमाउंट जो है 1000 रुपये के अमाउंट करेक्ट है, लेकिन उसे डेबिट की जगह पर क्रेडिट साइड लिख दिया, तो पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट, अमाउंट सही है लेकिन साइड गलत हो गई, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख गए। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, अब हमने क्या किया, हमें जो है 1000 रुपये की पोस्टिंग डेबिट साइड करनी थी, लेकिन हमने सिर्फ 100 पोस्ट कर दिया, यानी कि 0 मिस हो गया हमसे, तो हमें करना था डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ही किया, लेकिन 1000 की जगह 100 कर गए, तो यहाँ क्या है, अमाउंट गलत हो गई लेकिन साइड जो है सही है, करेक्ट साइड में किया है। अब तीसरा केस होता है, अमाउंट भी गलत है, हमें 1000 रुपये की डेबिट साइड में एंट्री करनी थी, 1000 रुपये की डेबिट साइड में, हमने क्या किया, 100 रुपये की क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। करना क्या था, डेबिट साइड में 1000 रुपये की एंट्री, पर हमने कर क्या दिया, एंट्री डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में कर दी और अमाउंट भी जो है सत्यानाश कर दिया, 100 रुपये कर दिया। तो ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो ये सभी फ्रेंड्स जो है एग्जाम्पल है किसका, एरर ऑफ कमीशन का। इसके अलावा टोटलिंग एरर इन द सब्सिडरी बुक, ठीक है, आपसे क्या हुआ कि जो टोटल है वो गलत हो गया, जैसे परचेज का जर्नल है, सेल्स का रिटर्न, सेल्स रिटर्न का टोटलिंग एरर हो जाती है किसी लेजर अकाउंट में, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे मान लो कि हमारे परचेज जर्नल में जो हमारी मतलब बैलेंस बन रहा है वो 400 रुपये डेबिट का बन रहा है, मान लेते हैं 400 रुपये डेबिट का बैलेंस है, लेकिन हमने जब टोटल किया तो हमसे गलती से पता चल रहा है कि हमसे 500 रुपये निकल आया, जोड़ते समय गलती हो गई, कैलकुलेटर में मिस्टेक हो गई तो 500 रुपये दिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ एरर ऑफ कमीशन, किसी लेजर अकाउंट में ये एरर हो सकती है। और उसके बाद में अगला, अ मिस्टेक कमिटेड इन बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट को बैलेंस करने में हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, जैसे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर संजय फॉर 720 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स जर्नल बट व्हाइल पोस्टिंग इन टू संजय अकाउंट इट वाज पोस्टेड 270। तो क्या हुआ कि हमने क्रेडिट पर सेल किया गुड्स संजय को 720 रुपये का, और जब हमने सेल्स जर्नल में गए तो हमने वहाँ पर अमाउंट जो है 720 का 720 रुपये लिखा, लेकिन जब हम संजय के अकाउंट में आए, ये सेल्स जर्नल है, ठीक है, उसमें सही लिखा, लेकिन जब संजय के अकाउंट में आए तो 720 गलती से हमसे 270 लिख गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, संजय के अकाउंट में। यानी कि जर्नल में एंट्री सही हुई है, लेजर में पोस्टिंग में एक का लेजर सही है जो आपका सेल्स वाला है, और जो संजय वाला लेजर है वो गलत हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसे भी एरर ऑफ कमीशन कह देंगे। एक तरीके से देखो रॉन्ग अमाउंट वाला ही तो कहानी है, 720 का 270 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रमेश 2000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक बट पोस्टेड
टू डेबिट साइड ऑफ द रमेश अकाउंट इन द लेजर, लेकिन हमसे गलती हुई कि हमने उसे डेबिट साइड में मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो ऐसे मैं बस बताते हुए चल रहा हूँ। अदरवाइज ये डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे, डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए बस ऐसे हल्का समझते हुए चलते हैं। जब हम एरर करवाएंगे कायदे से तो वहाँ पर पूरा एक एक चीज़ को मतलब जो है डंके की चोट पे किया जाएगा, कसौटी पर कसा जाएगी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो कस्टमर रमेश से हमें 2000 रुपये रिसीव हुए। ठीक है, उसको हमने कैश बुक में सही से पोस्ट कर दिया है ना, डेबिट साइड ऑफ रमेश अकाउंट। लेकिन क्या हुआ, जब हमने रमेश के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था उसकी जगह पर डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो ये गलती हुई। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई, देखो रमेश, मान लो रमेश के अकाउंट में हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था 2000 रुपये, लेकिन हमने क्या किया, रमेश के अकाउंट में डेबिट कर दिया 2000 रुपये। तो अब क्या होगा भाई, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो 2000 रुपये हैं ये इधर होने चाहिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस को मिल क्या रहा है, 2000 रुपये इधर की तरफ में। तो ऑब्वियसली है ना, यहाँ पर सोचो कि पहले से 10,000 रुपये का बैलेंस था, यहाँ पे 10,000 रुपये का बैलेंस था, तो यहाँ पर 12,000 रुपये का बैलेंस दिखाने लगेगा, वहाँ पर 10,000 का दिखाएगा। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस यहाँ पर डिसएग्रीमेंट में आ जाएगा। तो एरर ऑफ कमीशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। देखो रॉन्ग अमाउंट है, 7,000 रुपये लिखने थे, आपने उसको 700 रुपये लिख दिए, गड़बड़ हो जाएगी एरर ऑफ कमीशन में। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन में आपसे जो गलती हुई उसका प्रभाव दिखेगा। इसी तरीके से जो चीज़ डेबिट साइड में लिखनी थी उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया तो उसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दीज ऑल थिंग्स जो है ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कंपनसेटिंग एरर मैंने आपको पहले ही बता रखा है इनके बारे में कि एक मिस्टेक जब नलीफाई कर दे, रॉन्ग इफेक्ट ऑफ अनदर, इट इज़ कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो एक की गलती की वजह से अगर प्रभाव दूसरे की गलती पर, मतलब एक की गलती दूसरे के गलत प्रभाव को सही कर दे, मतलब ये वही है कि एक गुंडा दूसरे गुंडे का काम करे और सही हो जाए, वो देवता बन जाए, उस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, तो कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। तो एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक के प्रभाव को ही खत्म कर दें तो उसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। दीज आर 2 or more नंबर्स एंड बैलेंस ईच अदर, मतलब जो एरर होंगी वो 2 या 2 से अधिक होंगी। अगर एक एरर हुई है 500 रुपये की तो वो कभी नलीफाई नहीं करेगी। एक एरर 500 रुपये की हुई हो और दूसरी एरर भी 500 रुपये की हुई हो, या एक एरर 500 रुपये की हुई हो और 2 एरर जो है 250 रुपये और 250 रुपये की हों, 3 एरर हुई कुल मिला करके, अब ये नलीफाई कर पाएंगे। सिंगल एरर कभी भी एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का मतलब 2 होना चाहिए। ओके, अर्थमेटिकल एरर होती है जनरली, इसमें जोड़ घटाव की प्रॉब्लम रहती है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट अस सपोज दैट टोटल रेंट अकाउंट इज अंडर कास्ट बाई ₹1000। जो रेंट अकाउंट है उसको हमने अंडर कास्ट कर दिया है। ठीक है, रेंट, चूंकि हमारा रेंट क्या होता है फ्रेंड, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट क्यों होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, रेंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमारा ये अंडर कास्ट है 1000 रुपये से, यानी 1000 रुपये कम दिखाया हमने इसमें। ठीक है, उसी तरीके से और यहाँ पर टोटल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ओवरकास्ट बाई 1000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है, ये ओवरकास्ट है 1000 रुपये से, 1000 रुपये ज़्यादा इसमें दिखाया गया है डेबिट साइड में, इसका भी डेबिट का बैलेंस होता है। तो हुआ क्या, अब एक जो है 1000 रुपये माइनस दिखाया, दूसरा जो है उसी डेबिट साइड में 1000 रुपये प्लस दिखाया, तो नलीफाई हो गया ना। तो वही चीज़ ये बता रहा है, बोथ द एरर विल कंपनसेट ईच अदर एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो दोनों की दोनों जो है एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगी और कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इनका मतलब ये है कि देखो ट्रायल बैलेंस पर कंपनसेटिंग एरर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अभी तक का जितना भी अपन ने पढ़ा है उसमें मैं ज़रा सा इसको समराइज़ करूं। ठीक है, समराइज़ हम करें तो ध्यान दो। सबसे पहले हमने पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, इसमें एक पार्शियल था और एक टोटल था या कंप्लीट था। पार्शियल ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, कंप्लीट अगर ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ गायब ही है। फिर हमने पढ़ा कंपनसेटिंग एरर, नहीं सॉरी कंपनसेटिंग एरर ऑफ कमीशन। भाई एरर ऑफ कमीशन ये जो है प्रभाव डालती है, क्या हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि भाई गलत अमाउंट डाल दोगे, गलत साइड में डाल दोगे पैसे को, तो वो प्रभावित करेगी। तो ये ट्रायल बैलेंस पर प्रभावित करता ही करता है। उसके बाद में आ गया था हमारा क्या, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर जो है आपकी
कंपनसेटिंग जो एरर होती है एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, यानी एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है, तो ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पर चार्ट मैंने आपको एक तरीके से समराइज कर दिया है, क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर आपको समझ में आ गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये दूसरे टाइप की एरर है, दूसरे टाइप की एरर है, राइट। पहले टाइप की एरर थी क्लर्क वाली एरर, क्लरिकल मिस्टेक, कोई क्लर्क बैठा हुआ है उससे गलती हो गई, वो एरर थी। अब यहाँ पर सिद्धांत की एरर है, मतलब आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है बेसिकली, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। दीज आर एरर अराइजिंग फ्रॉम नॉट ऑब्जर्विंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेक्टली। ये वो एरर हैं जो क्यों होती हैं, क्योंकि आपने अकाउंटिंग के सिद्धांतों को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। जैसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब देखो जब भी कोई मशीनरी इंस्टॉल होती है तो मशीन का दाम प्लस जो उसके इंस्टॉलेशन में खर्चा लगा, उसको लाने में खर्चा लगा, वो सारी की सारी चीज़ें उसी मशीनरी का ही प्राइस होता है, उसी मशीनरी के प्राइस में ही लिया जाता है, उसको अलग से नहीं रखा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जो वेजेस पेड था इंस्टॉलेशन के लिए, उसको आपने क्या किया, डेबिट कर लिया वेजेस अकाउंट से। आपको लगा कि ये मजदूरी वाला, मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी के अकाउंट से हम डेबिट करेंगे, नहीं, मजदूरी के अकाउंट से डेबिट नहीं करेंगे। जब भी कोई नई मशीनरी लगेगी, जब भी कोई नई मशीनरी लगेगी तो ध्यान रखिए, मशीन को बाई करने में सोचो 2 लाख रुपए लगे हैं, मशीन को इंस्टॉल करवाने में सोच लो 50,000 रुपए लगे हैं, मशीन को ट्रांसपोर्ट करने में सोचो कि 1 लाख रुपए लगे हैं, तो ये सारा मिला करके 3.5 लाख रुपए का जो आपका टोटल प्राइस बनता है, ये सारा का सारा जो है मशीन का ही प्राइस होता है। ना तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड में लेंगे, ना ही इसको हम बेजेज यानी कि मजदूरी में लेते हैं, इंस्टॉलेशन को भी बेजेज में नहीं लेते हैं। अब ये सिद्धांत के तौर पर आपको नहीं आइडिया है तो आप गलत कर बैठोगे, वही बात यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड ऑन परचेज जर्नल। अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, मान लो हमने खरीदा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन आपको लगा कि यार फर्नीचर खरीदें या सामान खरीदें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, गलत है। क्यों, फिक्स एसेट, अगर आप कंप्यूटर खरीदें तो कंप्यूटर का अकाउंट, लैपटॉप खरीद लैपटॉप का अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग खरीद बिल्डिंग का अकाउंट, मशीनरी खरीद मशीनरी का अकाउंट डेबिट किया जाता है। जो फिक्स एसेट है उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है, ना कि जो है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कहाँ डेबिट होगा, परचेज अकाउंट फ्रेंड्स उस गुड्स को परचेज करिए जिसमें आप बिजनेस करते हैं। जैसे आप अगर जूतों का व्यापार करते हैं तो जूता जब आप परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट करेंगे, जूता जब बेचेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट करेंगे। अगर मान लो फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट जो है आपका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर अगर बेचेंगे तो फर्नीचर अकाउंट यूज होगा, ना कि जो आपके सेल्स अकाउंट है, नहीं, सेल्स अकाउंट केवल आपके जूतों के बेचने के लिए है। जूते खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, जूते बेचने के लिए सेल्स अकाउंट, फर्नीचर खरीदने के लिए फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बेचने के लिए फर्नीचर अकाउंट, लैपटॉप खरीदने के लिए लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप बेचने के लिए लैपटॉप अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये फिक्स एसेट हैं आपके, ओके। तो अगर आपको ये सिद्धांत में नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये जो है ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो कैसे हुआ क्या। जैसे यहीं पर हमने फिक्स एसेट परचेज किया, ठीक है, तो हमारा मैं मान लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ से 1,000 रुपये से, ठीक है, और मान लो कि कैश हमारा चला गया 1,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हुआ 1,000 से और कैश हमारा 1,000 रुपये चला गया, ये होना चाहिए था। हमने क्या किया, उसकी जगह पर हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 1,000 रुपये से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1,000 रुपये से। क्या आपको बात समझ में आ रही मेरी, क्या हो रहा है। हमने क्या किया, खरीदा फर्नीचर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डेबिट व्हाट, देखो फर्नीचर क्या है आपका एसेट है, तो एसेट यानी रियल अकाउंट यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है तो डेबिट करेंगे, और कैश गया है, बदले में 1,000 रुपये गए हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। तो ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि दिमाग नहीं लगाया, फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंस था तो डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन रहा है, सोचो ट्रायल बैलेंस बना, तो तुम क्या करोगे, परचेज वाला डेबिट साइड में 1,000 दिखाओगे और जो है कैश वाला 1,000 क्रेडिट साइड में दिखाओगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लो पहले से 5,000 था तो अब ये 6,000 इधर भी हो जाएगा, 6,000 इधर हो जाएगा। अब सोचो कि अगर मान लो हम ट्रायल बैलेंस बनाते सही एंट्री का, इसका ना बनाते इसका बनाते, तो भी तो हम यही दिखाते 1,000 रुपये इधर डेबिट का और 1,000 रुपये इधर क्रेडिट का, बस क्या होता, परचेज की जगह फर्नीचर वाला 1,000 और कैश 1,000 कैश का ही रहता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई फर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि 1,000 डेबिट साइड में और 1,000 क्रेडिट साइड में जा ही रहा है, चाहे तुम इस अकाउंट को करो चाहे इस अकाउंट को करो, कोई फर्क नहीं है। समझ गए बात को।
डेबिट साइड में 1000 और क्रेडिट साइड में 1000 जाएगा ही जाएगा। भले ही तुम यहाँ फर्नीचर की जगह परचेज कर लो, परचेज की जगह राम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम राम लिख दो यहाँ पर, तो भी तुम डेबिट साइड में जो है 1000 राम दिखाओगे और क्रेडिट साइड में 1000 कैश दिखाओगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका किसमें डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं लाते हैं। ओके, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, चार्ट जो है आपको डिफरेंट टाइप के एरर दिखाएगा। तो देख चुके हो फ्रेंड्स, सब कुछ नया नहीं है यहाँ पर सीखने को। हमारे पास दो तरीके की एरर होती है, सिद्धांतों की एरर होती है, क्लरिकल एरर होती है। क्लरिकल एरर फर्दर जो है 3 तरीके की होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, जो आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, सिद्धांतिक एरर होती है, ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस अकाउंट की जगह उस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों तुमने किया हो, भले ही राम की जगह सीता वाले अकाउंट में कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने किया दोनों काम है, तो ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता। फिर आती है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में आपकी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन होती है कंप्लीटली ओमिट कर देना और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन करोगे तो ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर पार्शियल करोगे तो ट्रायल बैलेंस को प्रभाव डालेगा। एरर ऑफ कमीशन में अगर आपने अमाउंट गलत लिख दिया है, 700 का 720 को 270, 620 को जो है 260 अगर लिखा है तो प्रभाव डालेगा, और डेबिट को क्रेडिट बना दिया तो ये भी प्रभाव डालेगा। तो एरर ऑफ कमीशन भी प्रभाव डालता है। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर भी जो है ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालती है कि नहीं डालती? जब एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रही है, एक को -100 किया, दूसरे ने +100 कर दिया तो 0 आ गया, तो ये जो है ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस हमारा टकाटक मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस को ये प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अगर कौन प्रभावित करता है कौन नहीं प्रभावित करता है, पूरा बताया आपको। ठीक है, एक बार चाहे फिर से देख लें। क्लरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन होता है, अगर कंप्लीटली ओमिट कर दिया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पर, नो इफेक्ट। अगर पार्शियली ओमिट किया है, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक गायब है, तो ट्रायल बैलेंस को प्रभाव डालेगा। एरर ऑफ कमीशन में 720 को 270 लिखोगे, पक्का ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा। कंपनसेटिंग एरर एक दूसरे को झुठला देती हैं तो ट्रायल बैलेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट यूज किया लेकिन ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन करी हुई, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये सर्टेन चीज़ें हमने यहाँ पर और बात कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं, ये लेक्चर कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है। अब आती है लोकेशन ऑफ एरर, मतलब एक छोटी सी टेक्निक इन्होंने बताई हुई है कि अगर एरर मिल जाए ट्रायल बैलेंस बनने पर तो कैसे पता करोगे कि ट्रायल बैलेंस में मतलब किस तरफ एरर है, क्या है। इफ द ट्रायल बैलेंस शोज सम डिफरेंस देन वी मस्ट असर्टन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड ट्राई टू लोकेट इट। मतलब अगर मान लो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो पहले ये पता करो कि आखिर डिफरेंस कितने का है डेबिट क्रेडिट। मान लो इधर 9000 रुपये आ रहे हैं डेबिट साइड में, इधर 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस है? सर 1000 रुपये का डिफरेंस है। पहले ये एश्योर करो कि कितने का डिफरेंस है। अब 1000 का डिफरेंस है तो 1000 रुपये फाइंड आउट करने की कोशिश करो। उसके लिए कुछ इन्होंने तरीके बताए हुए हैं। क्या तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं? चेक द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल। पहले तो ये देखो कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जोड़ने में तुम इधर कह रहे हो कि सर 9000 आ रहा है, इधर 10,000 आ रहा है। ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर में मिस्टेक करके ये 10,000 आना चाहिए, या कैलकुलेटर में मिस्टेक कर दी इधर 9000 आना चाहिए। तो सबसे पहले यही चेक करो कि जो डेबिट साइड में जोड़ा है और जो क्रेडिट साइड में जोड़ घटाव किया गया वो सही है कि नहीं, पहला। दूसरा, कैश और बैंक बैलेंस सही से लिखे गए हैं कि नहीं। ट्रायल बैलेंस में क्या कैश का बैलेंस और जो है आपका बैंक का बैलेंस सही दिखाया गया है या नहीं। फिर ये देखिए, अगर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज असर्टन, मान लो कि जो है आपको अगर ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली कितने का डिफरेंस है, जैसे डेबिट साइड जो है एक्सेस बाई 1600, यहाँ पता चल गया कि सर जो डेबिट साइड है वहाँ पर 1600 रुपये ज़्यादा हैं। ठीक है, जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में डिफरेंस है, मान लो कि क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये हैं तो पता चल रहा है कि डेबिट साइड में 11,600 रुपये हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, हमें ये सर्टन हो जाए कि डेबिट साइड में हमारे 1600 रुपये अधिक हैं, किधर ज़्यादा हैं? डेबिट साइड में। अगर ऐसा है, एक एग्जांपल दिया कि मान लो डेबिट साइड पे बताता है कि डेबिट साइड में 1600 रुपये ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले ये चेक करो, पहला पार्ट क्या करो, चेक वेदर डेबिट ऑफ 1600 अपीयर ट्वाइस इन द ट्रायल बैलेंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है इसमें 1600 रुपये 2 जगह लिख गया हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि 1600 रुपये 2 जगह लिख गया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर 1600 रुपये बढ़ रहा हो। तो सबसे पहले ये चेक करो कि 1600 रुपये की कहीं 2 बार एंट्री तो नहीं मार दी आपने, पहली चीज़ है चेक करिए। दूसरा, अगर मान लो ये बात नहीं बनती है कि 1600 रुपये की एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिलती, तो क्या करो, उसका जो है हाफ कर दो, उसका आधा कर दो, 1600 रुपये का आधा कर दीजिए।
1600 रुपये का आधा हो जाएगा फ्रेंड्स 800 रुपये। अब देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, फाइंड आउट इफ देयर इज एनी आइटम अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड एंड इफ दिस आइटम इज रॉन्गली शोन ऑन द डेबिट साइड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड, देन आफ्टर करेक्टिंग द एरर बैलेंस विल टैली। मतलब ये बोल रहे हैं कि अब क्या करो कि आप इधर देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है कोई ऐसा आइटम है 800 रुपये का। 800 का क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो 1600 रुपये का है। 1600 रुपये का डिफरेंस डेबिट साइड में बढ़ रहा है, डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में 800 रुपये की एंट्री ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 800 रुपये की एंट्री तुम यहाँ से निकाल करके इधर रख दो, ये क्रेडिट साइड को बिलोंग करती, डेबिट साइड की 800 रुपये अगर उधर चले जाते, ठीक है, तो देखो क्या होगा प्रभाव। सोचो कि जो है हमारा, मानो कि हमारा जैसे इधर क्या हो रहा था, मान लो 11,600 रुपये दिखा रहा था, ठीक है, और इधर में कितना दिखा रहा था, 10,000 रुपये। मान लेते हैं कि यहाँ 10,000 रुपये दिखा रहा था, तो हमारा जो डेबिट साइड है वो क्या हो रहा है, 1600 रुपये एक्सेस में था, ठीक है। हमें ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी एंट्री है जो डेबिट साइड में लिख गई जबकि क्रेडिट साइड में लिखनी चाहिए थी। तो मान लो हमें पता चला कि हाँ ये एक एंट्री है जो 800 रुपये इधर लिख दी हमने, लेकिन लिखनी उधर चाहिए थी। तो अगर ये एंट्री यहाँ से हटा दी जाए, हमने यहाँ से हटाई और यहाँ लिख दी, तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए इसका प्रभाव ये होगा, अगर 800 रुपये की एंट्री यहाँ से हटाई अगर आपने, तो 800 रुपये घट जाएंगे, इधर का बैलेंस कितना आ जाएगा? अब भाई आ जाएगा 10,800 रुपये। इधर का बैलेंस कितना आ जाएगा? 10,800 रुपये। और इधर में क्या होगा? 800 रुपये बढ़ गए, इधर 800 रुपये बढ़ गए, तो पहले 10,000 का बैलेंस था, अब 10,800 रुपये का बैलेंस इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा बैलेंस मैच कर गया। इनका मतलब ये है कहने का, ठीक है, कि अगर मान लो ट्रायल बैलेंस में जितना अमाउंट का एक्सेस हो रहा है उसका आधा कर लो और ढूंढो कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि 800 रुपये इधर जगह उधर लिख गए, तो क्या हुआ, 1600 रुपये का डिफरेंस तो खड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में 800 इधर कम हो गए, 800 उधर ज़्यादा हो गए। बैलेंस एक दूसरे को बराबर कर लेता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर डेबिट साइड में 1600 रुपये जो है बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि 1600 रुपये की एंट्री डेबिट साइड में बढ़ गई हो। दूसरा देखिए उसका आधा करके फिर डेबिट साइड में देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं 800 रुपये की यानी उसके आधे की एंट्री डेबिट साइड में फाइंड आउट हो जो कि क्रेडिट साइड में जानी चाहिए, ये देखेंगे। तीसरा, सी वेदर देयर इज एनी क्रेडिट आइटम ऑफ 1600 ओमिटेड ऑन ट्रायल बैलेंस। अब ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, जो ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है उसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में एक 1600 रुपये लिखने थे, लेकिन आप लिखना ही भूल गए, ओमिट कर गए। तो अगर 1600 रुपये भाई नहीं लिखोगे ये, तो ऑब्वियसली 1600 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर जोड़ने पर 10,000 रुपये आएगा, यहाँ पर 11,600 रुपये आएगा। अगर ऐसा है तो इस 1600 रुपये की एंट्री को क्रेडिट साइड में लिखो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा 11,600 इधर भी हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ तरीके हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा काम का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसका इससे को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, ये तो बस थ्योरेटिकल था, तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स जो है हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। एरर उसके टाइप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।